Hello and welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 4th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो हमारे की पॉलिसी रेट्स हैं उन्हें चेंज नहीं किया. स्टेटस को वैसा कि वैसा ही मेंटेन रहा. एंड जो अप्रोच है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दैट इज़ वेरी अकोमोडेटिव पॉलिसी. स्पेशली अगर हम देखें कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हुई एंड अब जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसे सपोर्ट करने के लिए ना तो पॉलिसी रेट्स को चेंज किया गया और जो ओवरऑल पॉलिसी का नेचर है दैट इज़ अकोमोडेटिव इन नेचर. तो बेसिकली इस न्यूज़ आर्टिकल में हम हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ हुई है इसमें रेपो रेट्स में क्या चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है. ऑल्दो ये सारा टॉपिक आप बहुत ही डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं. दीज आर दी टूल्स जिसके थ्रू जो आरबीआई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी कंट्री की, उन्हें मेंटेन किया जाता है. लेकिन एक बार क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसकी इम्प्लीकेशन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है वो हमें समझ में आ सके. नाउ सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या है. बिल्कुल सिंपल शब्दों में रेपो रेट इज़ दैट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक्स. आरबीआई जब बैंक्स को लेंड करती है, लोन देती है, तो वो जो रेट चार्ज करती है दैट इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट. सो लेट्स से कोई कमर्शियल बैंक है एंड दे आर फेसिंग शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, उनके पास फंड्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में दे वांट टू बोरो मनी एंड दे गो टू आरबीआई और आरबीआई उनको मनी देगा, दे विल लेंड मनी. एंड जो रेट आरबीआई चार्ज करेगा फॉर दोज कमर्शियल बैंक्स दैट इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट. नाउ रेपो जो वर्ड है इसको रीपर्चेज ऑप्शन या फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कह दिया जाता है. कमर्शियल बैंक्स आकर अपनी सिक्योरिटीज़ देते हैं जिसके अगेंस्ट आरबीआई उनको लोन देता है, लेंड करता है. जो सिक्योरिटीज़ हैं दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स. एंड इसे बहुत कॉमनली पॉलिसी रेट भी कहा जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे कि जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके. महंगाई को कंट्रोल करने में रेपो रेट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल. नाउ लेट्स से अगर रेपो रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे क्या होगा कि वो रेट जिससे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरो कर रहे हैं अगर वो ही बढ़ गया तो उनको जो लेंडिंग मिल रही है, जो लोन मिल रहा है वो महंगा हो गया, जिसके चलते आगे अगर बैंक्स किसी और को अगर लोन देगा तो वो भी ज़्यादा चार्ज करेगा. तो बेसिकली इस पूरी चीज़ से जो बोरोइंग है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड देयरफॉर जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से ड्रॉप करने शुरू होते हैं. अगर हम इसका उल्टा कर दें कि गवर्नमेंट ने रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया, रेपो रेट तब डिक्रीज़ किया जाएगा जब हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और जाए, लोग ज़्यादा बोरो करें. तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ने रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दिया तो बैंक्स को जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से उसका रेट कम हो गया, तो आगे जो बैंक्स लोन दे रहे हैं उसका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा लोन लेना प्रेफर करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है. तो ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर पैसा पहुंचता है. तो किस तरह से क्या हमें जो इन्फ्लेशन है, क्या हमें मनी सप्लाई कम करना है, बढ़ाना है, उसके अंदर रेपो रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ना हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ हुई है इसके अंदर जो रेपो रेट है दैट इज़ मेंटेन्ड एट 4%. तो मतलब ना तो रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया ना ही इसे डिक्रीज़ किया गया. इसका मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो भी लेंडिंग होनी है या फिर फर्दर जो भी डिपॉजिट का रेट है सब कुछ अनचेंज्ड है क्योंकि आरबीआई ने ही अपना जो रेपो रेट है उसे चेंज नहीं किया. लास्ट ईयर फरवरी 2020 में आरबीआई ने जो रेपो रेट था उसे रिड्यूस किया था एंड तब से ही बैंक्स ने अपने डिपॉजिट और जो लेंडिंग पे जो इंटरेस्ट रेट थे उन सबको रिड्यूस कर दिया था.
देयरफॉर इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी हमारे जो बैंक्स हैं उनमें लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स जो हैं, हमारे जो EMIs होती हैं लोन्स पे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेपो रेट है वो वैसा का वैसे ही मेंटेन्ड है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है रिवर्स रेपो रेट ना। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो रेट है जिस रेट पे RBI बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स ना। बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर बैंक्स RBI से मनी बोरो करते हैं तो जो रेट चलता है दैट इज़ रेपो रेट, लेकिन अगर RBI बैंक्स से बोरो कर रहा है देन इट बिकम्स रिवर्स रेपो रेट। यूजुअली जो रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइड किया जाता है RBI से, वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रेपो रेट ना। अभी हमने इससे पहले देखा कि किस तरह रेपो रेट के थ्रू इकोनॉमी के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, एक्सेस मार्केट में कैश का इनफ्लो जाएगा या नहीं जाएगा, वो मेंटेन हो रहा है। रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया तो सब कुछ लेंडिंग महंगी हो गई, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है वो वहाँ पे कम हो जाता है। एंड अगर हमें मार्केट में पैसा पहुँचाना है तो उसके लिए हम जो रेपो रेट है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेपो रेट। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट को हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द कैश फ्लो इन द मार्केट एज वेल। तो सपोज इन्फ्लेशन चल रही है, ऐसे केस में क्या होता है, RBI अपना रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। तो मतलब वो रेट जिस रेट पे RBI लोन लेने वाला है फ्रॉम द बैंक्स वो बढ़ गया, तो इसमें किसका फ़ायदा होगा, इसमें बैंक्स का फ़ायदा होगा। सो इससे बेसिकली बैंक्स एनकरेज होते हैं टू मेक डिपॉजिट्स इन द RBI, टू गिव लोन टू द RBI, एंड इससे बैंक्स को फ़ायदा है, दे अर्न मोर रिटर्न्स। एंड इन टर्न क्या हुआ, जो कैश था, जो कैश फ्लो प्रेजेंट था इकोनॉमी में, वो कहाँ पे पहुँच गया, वो चला गया RBI के पास। तो इस तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को एज अ टूल यूज़ करके हमारी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इन्हें फ्रेम किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसे रेपो रेट से हमेशा लोअर रखा जाता है। तो रेपो रेट इज़ मेंटेन्ड एट 4%, whereas reverse repo rate is maintained at 3.35%. Behind this RBI's decision not to hike the rate is also its outlook on inflation for the next financial year. Now, although जो crude prices हैं वो increase कर रहे हैं, they are rising over $90 per barrel, and still RBI ने project किया कि जो retail inflation रहने वाली है for the next fiscal, that is 2022-23, it's going to be lower retail inflation of 4.5%. वेल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 है, इसके लिए जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट की गई है दैट इज़ 5.3%, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल के लिए RBI ने प्रोजेक्ट किया कि रिटेल इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू बी 4.5%. नाउ रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है, इसके लिए हमारे पास CPI आता है, CPI इन्फ्लेशन विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर वी हैव सम बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जिसे हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं। दिस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स कि उन गुड्स के अंदर कितना चेंजेस आया है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस। इससे हमें, क्योंकि ये रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे जो इन्फ्लेशन होती है उसका इफेक्ट बताता है। एंड इन आर इकोनॉमी क्लासेस वी रीड अबाउट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ CPI, कौन उन्हें पब्लिश करता है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज इन सब को रिवाइज़ कीजिएगा। ना ओवरऑल जितने भी हमें ये पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इससे यही दिख रहा है कि जो RBI की पॉलिसी है दैट इज़ अकोमोडेटिव। कोविड-19 की वजह से जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, उसको लेकर जो रिकवरी हो रही है ये उसे अकोमोडेट कर रहा है। एंड ऑल्सो द ग्रोथ नीड्स टू बी सपोर्टेड, ये यहाँ से दिख रहा है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज़ ऑफ आइडिया कि अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे पॉलिसी सपोर्ट, तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ड्यूरेबल और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी होगी। वेल ये पूरी पॉलिसी पढ़ते हुए वी कैन सेंस द स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। इवन RBI के गवर्नर शांतिकांत दास जी ने भी लता मंगेशकर के सॉन्ग को कोट किया, आज फिर जीने की तमन्ना है। सो बेसिकली द एंटायर स्पिरिट इज़ द मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म ओवर हियर।
एंड राइट नाउ हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारी इकोनॉमी का कोर्स कैसा होगा, उसके फ्यूचर को फोरकास्ट करना इज़ वेरी कंटेंजेंट, स्पेशली एज वी आर सीइंग द एवोल्यूशन ऑफ द वायरसेस. एंड इसी को इवन कोट भी किया गया कि जो लास्ट 2 years रहे हैं, वी आर लिविंग विद दिस वायरस एंड इट हैज़ taught us to remain humble and to have self belief, never lose confidence and optimism. ये कुछ स्टेटमेंट्स आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज़ करते हुए कहा. नाउ यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ग्रोथ इज़ द मेन कंसर्न. नाउ फॉर आरबीआई बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है. टू इंश्योर कि इकोनॉमिक रिकवरी हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. एंड ऑल्दो वी आर सीइंग कि ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. All over the world we are seeing high inflation, but still monetary policy committee ने accommodative monetary policy को follow किया. And this shows that they believe कि जो ये growth है, अगर growth आएगी, this will bring jobs, income, and it will take care of all the other concerns. Now global inflation की अगर हम बात करें तो अगर हम बाकी central banks को देखें तो all of them are basically tightening their monetary policy to basically control inflation. Now for example अगर हम US की बात करें तो वहाँ पे Federal Reserve ने भी last week ये indicate किया that they will slightly gonna raise the interest rates. Even Bank of England have raised their interest rate. Brazil has also increased their interest rate. तो जो major economies हैं they are increasing their interest rate. European Central Bank is also showing in coming days they can even increase the interest rate. But still global banks जो मर्जी कर रहे हो, India is supporting growth for Indian economy and the policy still remains accommodative. इसके अलावा RBI has also projected real GDP which is adjusted for inflation, and जिसके लिए जो growth projection की गई है that is at 7.8% for 2022 and 23. Well, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21 and 22 का, इसके लिए रियल जीडीपी जो ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 9.2%, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल के लिए इसे प्रोजेक्ट किया गया है एट 7.8%. इट इज़ ऑब्वियसली अगर हम 2019 और 20 का लेवल देखें उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी मॉडरेटली अबव है. लेकिन अगर हम हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ने 2021 एंड 2022 के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी दैट वाज 8 to 8.5%. एंड इवन IMF का भी जो फोरकास्ट था उसके अंदर भी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई थी दैट इज़ 9%. तो डेफिनेटली इनके कंपैरिजन में जो प्रोजेक्शन RBI ने की है ये काफ़ी मार्जिनली बिलो है. इसके अलावा ये भी नोट करना ज़रूरी है कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है अभी तक इसमें जो रिकवरी आ रही है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी अगर हम हमारे इकोनॉमी की न्यूज़ को फॉलो करें तो वी आर सीइंग कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है और जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं उनकी जो ग्रोथ है दैट रिमेन्स बिलो प्री पैंडमिक लेवल. सो इसीलिए RBI ने भी अपना ऑन टैप लिक्विडिटी स्कीम एक्सटेंड की है टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स ताकि उनको ईजिली क्रेडिट मिल सके एंड रादर लोअर रेट्स पे मिल सके सो दैट उन सेक्टर्स की भी हमें ग्रोथ मिले. इसके अलावा हमारी जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रोजेक्शंस यहाँ पे की गई. वेल RBI हैज़ प्रोजेक्टेड कि जो CPI इन्फ्लेशन है दैट इज़ गोइंग टू पीक इन करंट क्वार्टर. जो हमारा करंट क्वार्टर चल रहा है फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यहाँ पे जो CPI इन्फ्लेशन है वो उसका पीक होगा एंड आफ्टर दैट द ट्रेंड विल गो डाउनवर्ड्स. एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन है 2022 एंड 23 के लिए इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू बी एट द एवरेज ऑफ 4.5%. अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें एंड क्वार्टर 2 में इट वुड बी अराउंड 4.9%. एंड अजम्पशंस यही यहाँ पे चल रही हैं कि जो मॉनसून है वो नॉर्मल होगा. वेल अगर हम फूड प्राइस फ्रंट की बात करें इन्फ्लेशन के अंदर तो सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्टस तो यहाँ पे ये है कि जो हमारा राबी हार्वेस्ट जो है वो अच्छा होगा. एंड जो हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसका जो आउटलुक है वो बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि वहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी दे आर गोइंग टू डिटरमाइन द क्रूड ऑयल प्राइसेस. एंड इवन जो सप्लाई कंडीशंस हैं इनको लेकर भी हम कुछ नहीं कह सकते. देयरफॉर ये जो प्रेडिक्शंस की गई हैं दे आर इसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि 2022 के अंदर जो कंडीशंस हैं दे विल टर्न आउट मोर फेवरेबल.
वेल डेफिनेटली जो हमारे हायर ऑयल और जो कमोडिटी प्राइसेस हैं दे आर द रिस्क फॉर इन्फ्लेशन। एंड अगर हम एस्टिमेट्स निकालें तो अगर $10 पर बैरल इंक्रीज़ होता है हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, तो इससे हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 35 बेसिस पॉइंट में इंक्रीज़ होती है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मेंटेनिंग इन्फ्लेशन। एंड ये हमारा पहला फर्स्ट पॉलिसी आई है इस कैलेंडर ईयर में। एंड perhaps we can see कि what's the tone going to be of RBI's monetary policy for the rest of the year. And although अगर हम RBI को देखें तो it is following very gentle approach to normalize and ultimately withdraw the monetary support. इसे हम अगर कंपेयर करें टू द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने एकदम से स्विच कर दिया है इनटू हाइपर एग्रेसिव मोड, बट द आरबीआई इज़ नॉट डूइंग इट। आरबीआई इसको धीरे धीरे हो सकता है आगे वाले टाइम में इसे विड्रॉ करे। सो ओवरऑल सिग्नल जो मॉनेटरी पॉलिसी से मिला है वो यही है दैट इंडिया इज़ नॉट येट रेडी फॉर मॉनेटरी टाइटनिंग, किसी तरह से इंटरेस्ट रेट्स के अंदर हाइक हों, इसके लिए अभी इंडिया तैयार नहीं है। देयरफॉर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें 6 मेंबर कमिटी ने जो की पॉलिसी रेट्स थे, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट्स, इन्हें अनचेंज रखा है। एंड दिस इज़ फॉर द 10th टाइम इन अ रो कि ये जो रेट्स हैं दे वर रिमेन अनचेंज्ड, और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड बरकरार है। मूविंग अहेड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें सो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इट इज़ चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मिशन है कि इस तरह से हमारे जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो की रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको इस तरह से फिक्स करना कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2% to 6% के बीच में, ये जो टारगेट है, ये जो ब्रैकेट है 2% to 6% के बीच में मेंटेन रहे। वेल इसे लेकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में एटलीस्ट 4 टाइम्स मीटिंग्स कंडक्ट करती है। एंड हर एक मीटिंग के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे पब्लिश किया जाता है। इसमें हर एक मेंबर अपने अपने ओपिनियंस रखता है एंड जिसकी वजह से इवन हमने आज भी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसे पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे सेंट्रल बैंक का जो सीरियस कंसर्न है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इसे शो करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा दैट क्रिप्टो करेंसीज आर बिग थ्रेट टू कंट्रीज फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एंड इसी के साथ साथ द गवर्नर ऑल्सो वार्न्ड द इन्वेस्टर्स कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं होता। ना ये जो स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कही है, दिस कम्स एज अनदर ब्लो टू द क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री की हम बात करें। ऑलरेडी हमारा जो इस बार जो बजट आया जिसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने न्यू टैक्स इम्पोज की ऑन क्रिप्टो करेंसी। शी प्रपोज्ड कि 30% टैक्स होने चाहिए ऑन द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड द नॉन फंजिबल टोकन। इसी के साथ साथ एडिशनल जो हमारा TDS होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज़ ऑफ 1% टू बी लेवाइड ऑन एवरी डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन। तो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारा जो बजट था उसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आई थी, बजट टैक्स इम्पोज किए गए थे। उसके बाद अब आरबीआई गवर्नर का ये कहना कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं दे आर बिग थ्रेट टू आवर फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड दे डू नॉट हैव एनी अंडरलाइंग एसेट, इट कम्स एज अनदर ब्लो। इसके अलावा अपनी बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन ने कहा दैट आरबीआई इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड इसको लेकर इवन जो आरबीआई एक्ट होगा उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन इंक्लूड द डिजिटल करेंसी विच इज़ इशूड बाय द सेंट्रल बैंक अंडर द डेफिनेशन ऑफ द बैंक नोट। सो डिजिटल रुपी इज़ बेसिकली द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड इसको लेकर इवन आरबीआई गवर्नर ने कहा दैट दे आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड कोई टाइमलाइन इसको लेकर प्रेजेंट नहीं की गई है। एंड दे आर सेइंग कि वी हैव टू कीप ऑल द रिस्क इन माइंड, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, काउंटरफिटिंग इन माइंड। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इस पे काम हो रहा है। एक पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इसका डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा आरबीआई ने एक लिक्विडिटी विंडो एक्सटेंड की है फॉर इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। वेल, एक स्कीम चल रही थी जिसके अंदर जो बैंक्स थे दे वर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ कोविड-19 लोन बुक, एंड ये स्कीम मार्च 31, 2022 तक के लिए थी। वेल, इसे आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टिल जून 30, 2022, एंड इस एक्सटेंशन के साथ साथ 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी भी दी गई है फॉर इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिकली इंडिया के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज हैं, उनको रैंप अप करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। एंड उन सभी बैंक्स को भी यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा जिन्होंने मार्च 31, 2022 तक क्विक डिलीवरी की, क्रेडिट की, क्विकली जो लोन्स हैं वो दिए, एंड दे एक्सटेंडेड देयर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन, तो उन सबको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वेल, नाउ आरबीआई ने इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम मार्च 31, 2022 टू जून 30, 2022, एंड साथ ही में 50,000 करोड़ का भी ऑफर किए हैं टू द इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो। I will see you in my next one. Thanks for watching.